अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आजकल के दौर में अगर हमारे पास सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कमी है तो वो है वक्त। हम जब ये प्रोग्राम की रिसर्च कर रहे थे, हम मेरी पूरी टीम बैठी हुई थी। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या टॉपिक रखें। तो हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया ऐसा कि हर बंदा जो है टाइम की शॉर्टेज है लोगों के पास, हर बंदा नफसा नफसी में है, भाग दौड़ में है। किसी के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास इवन के कपड़े भी जल्दी जल्दी में पहनते हैं। मुझे मिला कि ऐसे ही है कि हम लोग भाग दौड़ में रहते हैं, किसी चीज़ का हमारे पास टाइम नहीं है। तो हमारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा एक टॉपिक साथ ही एक इसमें एक लिंक किया। कहते हैं कि हम सेहत के हवाले से मुकद्दर भाई होता ऐसे है कि अ, जब हम बीमार होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल जाने के लिए भी टाइम नहीं होता। मैं कहा बिल्कुल ऐसे ही है हर बंदा। मैं भी जब बीमार होता हूँ कहता हूँ यार खैर है कर लेंगे, कल चला जाऊँगा। परसों मेरी अपनी बेगम डॉक्टर है, ठीक है, वो मुझे मिन्नतें तरले करती हैं कि गुज़ारा करो थोड़ा, जाओ अपना चेकअप कराओ। टाइम नहीं होता हमारे पास। फिर हमने सोचा कि हम इसी कोई यही टॉपिक क्यों ना रख लें कि हम एक डॉक्टर को मदऊ करें, उनको बुला के उनसे हम पूछें जो मेजर या जो बेसिक बीमारियां हैं उनके हवाले से, जो लोग नहीं जा सकते, जो सोचते हैं या किसी के पास टाइम नहीं है, वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे इस प्रोग्राम को देख लें तो आसानी हो जाएगी, उनका टाइम भी बच जाएगा और उनका मसला भी हल हो जाएगा। इस हवाले से हमने मदऊ किया है। उरूज अकरम है, एमबीबीएस डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। उरूज, जब मैं अगर अपनी बात करूं ना, जब हम छोटे होते थे तब होता क्या था कि जब हम देखते थे कि जो बड़े हो जाते हैं ना, बूढ़े हो जाते हैं लोग, तब उनको डिप्रेशन होती है। हम बचपन में देखते थे दादा को डिप्रेशन हो गई, दादी को हो गई, वालिद साहब को हो गई, वो उम्र में बड़े थे, हम छोटे। लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी डिप्रेशन है। सो सबसे ट्रू। मेन वजह क्या है इसकी? देखिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना जो है, बिफोर आई बिगिन इसके बारे में जवाब देना या फिर क्या वजूहात हैं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो डिप्रेशन है या कोई और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, उसकी कॉज क्या है, उसकी वजह क्या बन रही है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर आप डायग्नोज कर सकेंगे किसी इंसान को, तब फिर आप उसकी पता करते हैं कि इसकी वजह क्या बन रही है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, अक्सर औकात बच्चे हर छोटी चीज़ को डिप्रेशन जो है ना, वो कहते हैं कि हर चीज़ ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन है। और बाज़ औकात कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो कि डिप्रेशन के अंदर होते हैं, लेकिन हम लोग उनको क्या डायग्नोज करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये डिप्रेशन नहीं है, ये वैसे ही जो है ना शायद सोशल मीडिया बहुत इस्तेमाल कर रहा है, एग्जैक्टली, या फिर बिल्कुल। कोई वैसी जो है ना परेशान ज़्यादा हो जाता है, तो हम उस बीमारी को डायग्नोज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद है, चाहे वो बच्चा है कि वो बूढ़ा है या वो जिस भी उम्र के अंदर इंक्लूड होता है, अगर वो ऐसे सिम्टम्स दिखा रहा है कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के, जैसे खाना पीना बच्चा सही नहीं खा रहा, पहले खाना सही खाता था, या ज़्यादा सो रहा है, या खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, कम भी खा रहा है, दोनों चीज़ें उसमें फॉल करती हैं। ठीक है। या फिर अगर बहुत ज़्यादा वो अपनी नॉर्मल रूटीन से इंटरेक्ट नहीं कर रहा लोगों के साथ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सिम्टम्स में कंसिडर करते हैं। देखिए, कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ बच्चे जर्नली या कुछ लोग जर्नली थोड़े सेंसिटिव होते हैं, उन्हें इर्द-गिर्द के या माशरे की चीज़ें ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप करंट सिचुएशन को कंसिडर करें, तो व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इन पैलेस्टाइन और गाज़ा के अंदर, तो कुछ लोग उससे बहुत सिवियरली इम्पैक्ट हो रहे हैं, इवन बिल्कुल थ्रू ऐसे ही। लुकिंग एट सोशल मीडिया, ऐसे ही। एंड सम पीपल आर नॉट गेटिंग अफ़ेक्टेड बाय दैट। कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसके बाद वो डिप्रेशन में फ़ॉल कर रहे हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो हम कहते हैं डिप्रेशन आ सकता है, या फिर कोई नॉर्मल ज़िंदगी की भी चीज़ हो सकती है जिन्होंने उनको डिप्रेशन की तरफ मूव करा दिया है। ठीक हो गया। अब ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, इतना बूढ़ा तो नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था। कोई परेशानी होती थी छोटी-मोटी, अगर किसी दोस्त के साथ नाराज़गी हो गई या कोई प्रेशर आ गया है टीचर्स की तरफ से। अब ये कैसे इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि वो परेशानी जो है वही डिप्रेशन, यही वजूहात होती हैं कि अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर आ गया, कोई परेशानी, कोई दबाव आ गया और आप उसकी वजह से डाउन हो गए हो, आपको फिर खाना खाने का भी दिल नहीं करता, आपका किसी से बा
ये डिप्रेशन है? देखिए नहीं, हर बीमारी वही जैसे मैंने आपको बताया कि हर छोटी चीज़ डिप्रेशन नहीं होती है। देयर आर प्रॉपर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, देयर इज़ अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डिप्रेशन। और जिसके ऊपर हम उनको कैटेगराइज करते हैं कि ये कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, कि ये कोई डिप्रेशन है, या फिर और किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को हम उसमें कैटेगराइज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उसे सेल्फ कंसिडर मत कर लें कि हर बीमारी डिप्रेशन ही है मेंटल हेल्थ की। सारे खुद ही डॉक्टर है ना हाँ, सब हमारे खुद ही डॉक्टर पाकिस्तान है में। पाकिस्तान में तो, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बच्चा है जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा-सा हट गया है और आपने उसको थोड़ा घर में भी कैटर करने की कोशिश की है, कुछ केसेस बहुत एक्सट्रीम भी होते हैं, जहाँ पे लोग सुसाइड की तरफ भी जाते हैं, या फिर हाँ, बिल्कुल एक्सेसिव वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, लोगों को बिल्कुल खाना-पीना छोड़ जाते हैं। इवन टू द एक्सटेंट कि कुछ बहुत ज़्यादा खाना-पीना खाना शुरू कर देते हैं, या आपका वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस करती हूँ कि प्लीज़ इस टैबू से निकलें, गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड सीक हेल्प। डायग्नोज योरसेल्फ फर्स्ट कि कौन से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के अंदर फॉल कर रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाए। साइकियाट्रिस्ट से याद आया, मैंने जैसे इंट्रो में ही बताया मेरी बेगम भी डॉक्टर है। अच्छा। मेरे यहाँ पर ना, हम्म। मैं अब आप अंदाज़ा लगाएं, मैं पूरा दिन रात हर जगह इधर उठना बैठना होता है हम्म। कि ये पेन नहीं होती शोल्डर में। ओके। रात को जब मैं अपने बेड पे बैठता हूँ ना, तब हम्म। पेन शुरू हो जाती है। हम्म। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा? देखें देखें, व्हाट इज द कॉज ऑफ द पेन, पहली चीज तो ये है, नहीं, ठीक पहली है। चीज ये है कि सिर्फ बेड पे बैठ के, या बैठा तो इधर भी हूँ, हो सकता है आपका पोस्चर ठीक ना हो बेड पे बैठने से। बिल्कुल ऐसे ही ठीक बैठता है, हूँ। देखिए अगर आपको तो आपको यकीन है, आप ऐसे ही बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे बैठता हूँ। मेरी बेगम मुझे कहती है कि ये आपको वहम है, अच्छा, हो सकता है। तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। देखिए वही वाली बात है कि कुछ ऐसी कभी कभार जो है ना ऐसे डिजीजेस भी होते हैं जिसके अंदर आपकी सिर्फ मेंटल इस चीज़ से एसोसिएटेड ही ना, अगर आप सोचें तो आपके जिस्म में डिफरेंट हिस्सों में आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही सो है। ये भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अगर आप बेड पे बैठते हैं, तो मैं अगर आपको एक सवाल करूँ उस चीज़ से, कि जैसे ही आप बेड पे बैठते हैं आप कुछ सोचों में मुब्तला तो नहीं हो जाते, आप बिल्कुल, कुछ सोचना सोचना यही शुरू कर सोचता देते हूँ, हैं। मैं यही सोचता हूँ कि अभी मैं बैठूंगा तो फिर पेन ही आऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये स्प्रेड होती है और फिर पूरी रात में जागता रहता तो वही वाली बात है कि आप एक तो आपको यकीन है कि आप जैसे ही बैठेंगे हूँ। तो आपको हाँ, दर्द होना शुरू हो जाएगी, तो वो खुद से ही दर्द जो है ना वो अभी होना मैंने शुरू हो डिस्कस जाती है, करना तो शुरू आपको किया तो दर्द मुझे होना लग पेन गई शुरू है। होगी। आई थिंक जाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आजकल के नौजवानों पे इसीलिए ज़्यादा मेरा फोकस है कि बीमारियां जो हैं ये तो चलें अल्लाह की तरफ से किसी भी बिल्कुल। एज में, लेकिन पहले दौर में ये नहीं होता था। जब हम्म। लोग बूढ़े होते थे, बुजुर्ग हम्म। होते थे, तब ज़्यादा बीमारियां होती थी। बच्चों में ये वाली बीमारियां नहीं होती थी। हम्म। आजकल के बच्चे, अभी मैं आप तैयार हो रही थी तो हम्म। मैं यहाँ अपनी टीम के साथ खड़ा था, उसमें से एक उठते हुए कहता, "ओ यार थका हूँ।" हम्म। या इस जवानी में ये हालात हैं, क्यों थके हुए हैं, ये क्या थकावट की और जिस्म में दर्द है, ये क्या चक्कर है? देखिए एक तो अगर मैं सबसे पहले बोलूँ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है इसका। हम लोगों की जैसे जैसे ज़िंदगी आसान होती गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, पहले जितना वर्जिश जितनी हमें एक्टिविटी करनी पड़ती थी, ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। नाउ यू आर एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल एक फ़ोन के ज़रिए से। यू वुडंट मूव अराउंड, आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम जो है वो आपके सामने एक कंप्यूटर है, यू आर जस्ट सिटिंग, एक ईमेल के ज़रिए से आप हर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ नंबर वन कॉज, जिसके अंदर से बहुत सारी बीमारियां लाइक ओबेसिटी है, हार्ट डिजीजेज हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं हाँ, जो कि एक रूट कॉज हैं इसका यही है कि बहुत ज़्यादा जो है हमारी वर्जिश नहीं है, एक्टिव नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो ये एक पहला फैक्टर है जिसे मैं कंसिडर करती हूँ। दूसरा फैक्टर जो है वो डाइटरी इशूज़ हैं, हमारी ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा आलूदगी है, हमारी ग़िज़ाएँ इतनी जो है ना वो क्लीन नहीं है जिसे हम कंसिडर करते हैं। आई ऑलवेज से कि अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन सोसाइटी जहाँ पे हमारा जो फूड हेल्थ अथॉरिटी है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही बहुत है। लड़ाइयाँ करता हूँ मैं इस हवाले से मार्केट्स में। बहुत, एवरीथिंग इज हाँ, कंटामिनेटेड। आप बिल्कुल, हर चीज़ स्टार्ट करें, चाहे वो कुकिंग ऑयल है, कि चाहे वो द चिकन है, या वो वेजिटेबल्स हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, कौन ठीक सा है। टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ हो रहा है। सो नथिंग इज़ कम्प्लीटली प्योर। हुँ, सो उसकी वजह से मेरे हिसाब से ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेंस हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर की बात करती हूँ, जी। तो उस पे भी मैंने देखा है कि हम जब कंसिडर करते हैं तो फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इट। अच्छा, मैं आपने ना वर्जिश की बात की। मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, 3 साल पहले उनकी डेथ हुई। सैटरडे संडे को दुनिया इधर से उधर हो जाए, वालिद साहब क्या करते थे, वो वॉक करते थे। हम्म। और वो हमसे ज़्यादा, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँगा उनकी, वो हमसे ज़्यादा माशाल्लाह से हमसे ज़्यादा यंग लगते थे और हैंडसम थे। तो हम उनसे पूछते थे कि कभी-कभी कोई फैमिली गैदरिंग होती थी, वो कहते थे, "अब्बू आप ऐसे करें, आप आज ना जाएँ वॉक पे।" वो कहते थे, "नहीं।" वो
कहते थे यही एक चीज़ है जो खालिस रह गई है, बाकी तो बिल्कुल, कुछ भी नहीं रहा। ऐसा ही है। ठीक है। और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। एक ये भी थी कि वो कहते थे कि जब मैं नहीं रहूँगा ना, तो आपको तब समझ आ जाएगी कि मैं ये क्यों खुद को फिट रखता हूँ। बिल्कुल, तब हमें ये लगता था कि वो खुद को जो फिट रख रहे हैं वो अपने लिए रख रहे हैं, लेकिन वालिदैन और बाकी लोगों को अपने आप को फिट रखने में बड़ा फ़र्क है। वालिदैन खुद को फिट रखते हैं अपनी फैमिली के लिए। बिल्कुल। जब वाले साहब चले गए हैं, मैं भी खुद को फिट रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ, हाइकिंग, वॉक, साइकिलिंग सब करते हैं। तो वो चीज़ें सामने आ गई है कि वाक़ई में एक तो वालिदैन जो है वो अपने आप को जो फिट रखते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए रखते हैं। ऐसा क्या? तो बात आ गई वही एक्सरसाइज़ है कि अब एक ही चीज़ खालिस रह गई है, एक्सरसाइज़। नहीं करते बच्चे, इनको कैसे निकाला जाए? अब ये जो पाकिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है, हर बंदे के पास मोबाइल है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हुँ। मेरे प्रोड्यूसर के पास भी है, सबके पास है। नहीं निकल रहे हम इससे। ये तो हम फिर बर्बादी की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, रहमत भी है, ज़हमत भी है, लेकिन अब क्या करें? ये एक्सरसाइज़ नहीं करते ये लोग। देखिए, प्रोज़ एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, नफ़ा-नुकसान तो हर चीज़ का है हमारे पास। अगर आप देखें फ़ायदे नुकसानात तो हम सब वाकिफ़ होने के बावजूद, लेकिन टू मच ऑफ़ एनीथिंग इज़ बैड। ठीक तो है। चाहे वो बहुत ज़्यादा, अगर आप जो है वो फ़ोन इस्तेमाल करें या बहुत जगह देर तक एक जगह बैठे रहें या कुछ भी है। कुछ लोग इतने ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, हम एक डिज़ीज़ है उसको डिफ़ाइन करते होते हैं कि जिसमें लोग वॉमिट करना शुरू कर देते हैं जब वो खाना खाते हैं। ख़वातीन के अंदर यूज़ुअली बीमारी पाई जाती है क्योंकि वो इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं कि हमें मोटापा चढ़ जाएगा। ये भी इज़ वन ऑफ द हाँ, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं। सो द मकसद बताने का यही है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, वेदर यू आर टू कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग और हाँ। वेदर यू आर टू कॉन्शियस कि अगर आप जो है वो मतलब मैं बिल्कुल भी, आप बिल्कुल आप एक जगह ही बैठे हुए हैं, जिस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे नज़दीक पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस। आप पहले अवेयर हों इस चीज़ में, और हमारी जो ओवरऑल हॉस्पिटल्स हैं या इर्द गिर्द जो जितने भी मेडिकल लोग हैं, मैंने ठीक है। देखा है वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं मरीज़ों को और अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयर करने की बीमारियों के बारे में, ताकि उन्हें पता चले कि एक छोटी सी चीज़ जैसे कि वर्जिश या फिर अपना जो खाना पीना है उसमें एक मकदार के अंदर खाना इस्तेमाल करना और शुगर को अवॉइड करना, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये आपको कितनी सारी बीमारियों से बचा सकती हैं। बचा तो सकती है। फर्स्ट थिंग आई थिंक इज़ टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट कि इसका नुकसान क्या होगा और आप कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक तो हो। नुकसान को अवॉइड करने के लिए जो है आप यू हैव टू अल्टीमेटली गेट अप। अच्छा, हमने बचपन से ये भी सुना है कि हमारे बड़े कहते थे कि खाने के बाद ना, रात के खाने के बाद 40 कदम चलना चाहिए। बिल्कुल। ये सही है? ये तो मेरे 40 अब्बा कदम भी में अभी भी हज़म हो कहते जाता हैं, है? ये तो मेरे अब्बा अभी भी कहते हैं। देखिए, 40 कदम या फिर 120 कदम मकसद है चलाना। तो चलाना। चलाना थोड़ा बहुत, पर और बैठ सबसे ना जाना मुश्किल खाने के मकसद है। साथ। मकसद तो यही है चलाना, बिकॉज़ देखिए जब आप चलते हैं, आप वर्जिश करते हैं, तो वो जो डाइजेशन में आपको असिस्ट करता है। और बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो हम यंग लोगों में भी आजकल सुन रहे हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह हैं जो हाँ, बन रहे हैं। फिर उनको फिर चेस्ट में दर्द होती है खाना खाने के बाद, ये मुझे भी होती है। हाँ, बिल्कुल। क्या है? क्या देखिए वजह है? रीज़न्स हैं, या तो आप बहुत स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तब भी आपका एक कॉज़ ये बन सकता है। ठीक है। स्मोकिंग इज़ अ कॉज़ ऑफ नहीं इट। करता। बहुत ज़्यादा चाय पीना, जैसे कि आप नहीं बता पी रहा, रहे नहीं पी रहा। चाय पीना है। और ठीक ये है, एक और चीज़ है कि लोग जो रात का मील है अक्सर औक़ात वो बहुत हेवी मील ले लेते हैं, या ठीक है। बहुत स्पाइसी मील जब लेते हैं, तो उसमें भी डाइजेशन का इश्यू आता है उनको। और प्लस ये जो कोक वग़ैरह है या फिर ये जो फ़िज़ी ड्रिंक्स होती हैं, नहीं पी ये भी इज़ अनदर फैक्टर फॉर इट। कॉफ़ी इज़ अनदर फैक्टर नहीं फॉर पीता। इट। अच्छा, आप कुछ भी नहीं से आपको नहीं फिर कर भी रहा। है। मैं एक परहेज़ में बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। हाँ, क्यों, एक तो ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, अब घर हुँ। वाली भी वो ऊपर से वो डंडा उन्होंने भी दिया होता है। सही, सही। तो वैसे खुद से भी मैं परहेज़ करता हूँ खुद हुँ। को। फिर शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ आहिस्ता-आहिस्ता नहीं, इस बूढ़ा वजह। देखिए, बुढ़ापे में इश्यू ये होता है कि उनको तो यूजुअली यही होता है कि डाइजेशन का इश्यू आना शुरू हो जाता है, तो उनको ये गाइड किया जाता है। या बुढ़ापे में लोगों को बहुत सारी और दूसरी भी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, साथ कोई डायबिटीज़ चल रही है या कोई हार्ट का इश्यू चल रहा है, या फिर वो जनरली और बहुत सारी मेडिकेशंस पे होते हैं जो गैस्ट्रिक अल्सर्स कॉज़ कर रही होती हैं। तो उनमें इसलिए उनका थोड़ा डाइजेशन का ज़्यादा इश्यू होता है। नॉर्मल इंसान के अंदर जो वर्जिश वगैरह करता हो, जो अपने खाने में नॉर्मल इस्तेमाल करता हो, प्लस हमारे बहुत सारे खाने, जो लोग बाहर खाने खाने के बहुत शौकीन होते बिल्कुल, हैं, बहुत तो ज़्यादा वो हूँ। फिर उनमें जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है या जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, वो भी बड़ा लीडिंग कॉज़ है उसका। मैम बहुत अच्छा सवाल किए। हुँ, हुँ। आपने कहा है कि बाहर के खाने। हुँ, हुँ। मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल आता है कि बाहर के खाने मैं भी बहुत खाता हूँ। घर में भी वही घी यूज़ होता है, बाहर भी यूज़ होता है, वही चिकन घर में भी होता है, बाहर भी
तो क्या बाहर वालों से इतना गिला, ये क्यों, क्या चक्कर है? ये आपको किसने कहा है कि बाहर भी वही घी इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, वही चिकन इस्तेमाल हो रहा या है? शायद ये वजह होगी कि वो ज्यादा बस वो चेंज नहीं करते ना, पुराना हो जाता होगा बार देखिए, बार जो उस घर की सफाई की बात है उसको तो कोई मैच नहीं कर सकता। सफाई का कह सकते हैं। सफाई से ज़्यादा भी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, देखिए वहाँ पे जब वो आप हाँ, अगर इमेजिन कर सकते हैं कि अगर अक्सर एक मेरे अब्बू ये बात करते होते हैं कि आप लोग बाहरी खानों को कॉस्टली कंसिडर करते हैं, आप अगर उसके घर में बनाएं और उसकी कॉस्ट निकालें, आप जब अच्छा तेल खरीदते हैं, आप ऑलिव ऑयल खरीदते हैं, उसके बाद आप उस तेल को बार बार चेंज भी करते हैं हर खाने के बाद, आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है कि एक एक प्याज जो मैंने इस्तेमाल किया या टमाटर इस्तेमाल किया वो गला हुआ तो नहीं था, तो आपने हर चीज़ के अंदर परफेक्शन देखी, हर चीज़ साफ़ सुथरी है, इसीलिए वो खाना आपको अच्छा डाइजेस्ट भी हो गया। बाहर के खानों में आपको ये नहीं पता जो खाना बना रहा है उसने कितना सैनिटरी कंडीशंस का जो है वो लिहाज रखा, उसकी अपनी सैनिटरी कंडीशन क्या थी, एनवायरनमेंट की कंडीशन क्या थी, प्लस जब वो मैसिव अमाउंट में बनाते हैं तो मेरे नहीं ख्याल से उनको ये इतने महंगे महंगे ऑयल्स इतने कॉस्ट फ्रेंडली बनते हैं, उन्होंने भी ठीक है। अपना एक प्रॉफिट निकालना है उस चीज़ में से, सो वो चीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, प्लस जो वो मिसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो किधर पड़े हुए थे, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स टू कंसिडर, जिसकी वजह से कहीं पे भी एक या दो चीज़ें ख़राब निकली, अल्टीमेटली हमारा जो निज़ाम हज़म है वो ख़राब हो जाता है। मेरी एक आदत है रोज के, मैं जब प्रोग्राम करता हूँ ना, हम्म, टॉपिक मेरा जो भी होता है, क्वेश्चंस मेरे आगे पड़े हुए हैं, हम्म, लेकिन मैं सामने वाले के आंसर के अंदर ना और क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ, मैं सोचता हम्म। रहता हूँ। या अभी वो एक, करें जो हाँ, हमारे वो वाइवाज में हमसे प्रॉफ में हमारे अच्छा, कंसल्टेंट्स करते ऐसे थे। ही है। अभी एक और पकोड़े, समोसे, जलेबी। जलेबी और चना चाट, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, गंदी चीजें नहीं खानी, ठीक हो हम्म, गया। हम्म, मैं जब भी चना चाट खाता हूँ उसमें से सारी चीजें देखता हूँ कि ये तो सारी हम घर में भी खाते हैं, क्यों पकोड़े गंदे हैं? अगेन तेल, तेल इज़ अ प्राइमरी फैक्टर। घर में अगर बनाए अच्छे तेल में तो ठीक है। देखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, मैंने जैसे आपको कहा अगर आप रोज़ पकौड़े खा रहे हैं जैसे रमज़ान में हाँ, इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, तो लोग पाकिस्तान में रमज़ान में वज़न लूज़ करने की बजाय वज़न गेन करना शुरू कर गेन देते हैं, करने शुरू हो जाती क्योंकि है। वो जो नॉर्मल अमाउंट पे इतना खाना दिन में 3 दफ़ा नहीं खाते जितना वो हमारे टेबलों पे खाना सज जाता है ड्यूरिंग रमज़ान। सो ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप देखें, एक तो ये बात है कि आप बात करें क्वालिटी ऑफ द फूड की, हाँ, दूसरी चीज़ है क्वांटिटी ऑफ द फूड एज़ वेल। हम्म, क्वालिटी चलें आपको बाज़ार से ख़राब मिल जाएगी, क्वांटिटी आप अगर घर में भी बनाएँ आप उसको ओवर एक्सीड कर दें तो दैट्स बैड फॉर यू। हाँ, कोई भी चीज़ जिंदगी में अगर आप उसकी लिमिट क्रॉस करोगे नुकसान देती है वो बिल्कुल। चीज़, चाहे वो ज्यादा खाना हो, हुँ, हुँ। ज्यादा सोचना हो। हुँ, हुँ। शायद आपसे पहला सवाल मैंने डिप्रेशन के हवाले हुँ, से हुँ। किया, और वो हुँ, वहम के, मैं वही सोच रहा था कि शायद ये मैं ज्यादा सोचता हूँ, हो सकता है। मे बी इस वजह से ये हुँ, बीमारी हुँ। बीमारी ना हो। हुँ, लेकिन क्यों, क्योंकि अभी भी तो बैठा हूँ, मुझे पेन नहीं हो रही है। हुँ, रात को जब बैठता हूँ, हुँ, हुँ, पहले से ही मैं पार्किंग जब गाड़ी पार्क कर रहा होता हूँ तो मेरे जहन में कि यार भी फिर पूरी रात जागना पड़ेगा, क्यों, पेन होगी। हुँ, और ये बड़ी फिर अजीब सी पेन होती है, स्प्रेड हो जाती है। हुँ, अच्छा, अब बात करते हैं नाश्ता। हुँ, बहुत सारे लोग जो हैं नाश्ते को या तो इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि यार खैर है। यूनिवर्सिटी हम जाते थे, स्कूल कॉलेज, तो दोस्त यार, मैं कि या हमें कोई पिक करता था या हम किसी को, ओ यार नाश्ता, मैं कहता था नाश्ता करें, नहीं यार छोड़ो यार, रहने दो। हुँ। क्यों, ये कितना ज़रूरी है, इसके नुकसानात क्या हैं, ये ज़रा लोगों को बताएं। देखिए, नाश्ता पिछले दिनों बल्कि हम लोगों ने एक सेशन किया ऑन बिहाफ ऑफ द हॉस्पिटल दैट आई एम वर्किंग इन, और हम लोगों ने जाके एक डाइटिशियन को स्पेशली इन्वॉल्व किया। और देखिए, हम लोग बीइंग एन एमबीबीएस डॉक्टर ज़्यादा हमारा फोकस डाइट फ्री फैक्टर्स की तरफ नहीं होता, तो कंसिडरिंग कि उन्होंने क्या जवाब दिया वो यही था। देखिए, आपका जो नाश्ता होता है ना वो आपका प्राइमरी मील होता है। हम एक बड़ा कॉमन मुहावरा बोलते होते हैं कि जो दिन का जो नाश्ता जो है ना वो शहाना, और दोपहर शाहाना, का जो है ना वो हाँ, फिर रात का फ़कीराना। फकीराना, सो बिल्कुल। जिस नाश्ता है ना वो आपका स्टार्ट ऑफ द डे है, सो इट हैज़ टू बी, इट शुड हैव अ प्रॉपर पोर्शन ऑफ अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और ये जो तीनों आपके फैक्टर्स हैं ये तीनों आपकी नॉर्मल तादाद में होने चाहिए। जब आप नाश्ता स्किप करते हैं आप अल्टीमेटली अपना दिन का स्टार्ट ही इतना कमज़ोर तरीके से कर रहे हैं कि फिर बहुत सारे इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। आप ओवरऑल पूरा दिन लेथार्जिक रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है। आपने किसी ने अगर 9 to 5 अपना ऑफिस करना है एंड दैट पर्सन इज़ नॉट हैविंग
यूजिंग फूड, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू फंक्शन नॉर्मली? सो बिल्कुल आपकी ब्रेन की एक्टिविटी, आपके हर ऑर्गन को फूड चाहिए, आपके हर ऑर्गन ने जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स जो है यूटिलाइज करने हैं। तो व्हेन यू नॉट ईटिंग वेल, अल्टीमेटली बच्चे असेंबलीज में फेंट हो रहे होते हैं, बिल्कुल। ऑफिस में लोग चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड एज वेल एज अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको पता हो कि मेरे अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, और हर चीज़ में नॉर्मल तादाद में इस्तेमाल कर रहा हूँ ठीक उसमें। हो गया। एक और सवाल कि कैसे हम डिसाइड करें कि हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना? इसमें बंदा कंफ्यूज नहीं हो जाता कि जो होते हैं ना डॉक्टर्स होते हैं, वो बड़े कॉन्शियस होते हैं इस मामले में। ओहो ये चीज़ नहीं खानी मैंने, ओहो ये नहीं खाना, ओ ये नहीं ये तो पीना ही नहीं, ओहो तो फिर क्या? मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, उसके साथ हम जब वीकेंड पे बैठते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं। चावल, ओहो नहीं 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 चावल तो नहीं। अच्छा गोश्त, ओ नहीं इससे तो क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उससे। अच्छा ठीक है। ड्रिंक नहीं 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 नहीं, ओ तो फिर क्या करें, पीछे क्या खाएं? इस चक्कर में तो बंदा और मारा जाता है मेरे ख्याल से। देखिए वही वाली बात है, आप यहाँ बात कर रहे हैं कि एक तो हो सकता है कि आपके कोई दोस्त को अगर कोई पहले से ही कोई इशू, अगर बीमारी वगैरह हो, तो नहीं शायद वो बीमारी सक्सीड एक कर ही है कि जाती वो है। डॉक्टर है। ज़रूरी नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ एंड आई ऑल माय फ्रेंड्स वॉच दिस, उनको पता है मैं बहुत बाहर खाने खाती हूँ। ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे पता होता है कि मिकदार क्या है हाँ खाने की। फॉर एग्जांपल ईद के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मीट इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनको यूरिक एसिड के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं मोस्ट कॉमनली। इसी तरीके से जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा, हर मैंने ऐसे भी डॉक्टर्स देखे जो डॉक्टर कम्युनिटी के अलावा भी दे कांट हैव अ मील, सिंगल मील विदाउट अ ड्रिंक। कोक एक बड़ा हाँ कॉमन एक बिल्कुल यूज़ है, है, आप जब बिल्कुल भी है। बाहर जाएंगे आपकी डील के साथ एक कोक जो है वो इंक्लूडेड होगी। ऐसे तो ही वो है। जो ड्रिंक है या कोक है या जो भी ब्रांड है उसका, जनरल वे में जो फ्रीजी ड्रिंक है उसमें कितनी शुगर एडेड है और वो हाँ कितनी आपके लिए अनहेल्दी है, तो अभी तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन फिर वही जो हड्डियों और जोड़ों में दर्द, आप ख़वातीन, बिकॉज़ मैं ख़वातीन के इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डील करती हूँ, तो व्हेन वी सी इनटू इट, हम देखते हैं कि इन ख़वातीन के अंदर कितनी यंग एजेस के अंदर जी जो है वो आर्थराइटिस जो है वो डेवलप हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है, जहाँ बोन्स जो है ना वो खुदरना शुरू हो जाती हैं, कितनी जल्दी उनको हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, और ऐसी एजेस में जहाँ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सो यू नो वो 20s में हैं, दे आर ऐसे कंप्लेनिंग ही। ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह वुमेन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो उनको जर्नल वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो कितने ज़्यादा गायनिकोलॉजिकल इश्यूज उनमें कंसिडर हो रहे हैं। तो ये इंस्टेंटली तो शायद आपको ना पता चले, लेकिन इन द लॉन्ग रन दे आर वेरी बैड फॉर यू। सो डॉक्टर्स वही कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन इट कैन बी बैड, हाँ तो नीड टू अवॉइड इट सिंस द बिगिनिंग। ठीक हो गया। जो बेसिक है हमारी बीमारियां, नज़ला ज़ुकाम, जब भी ये क्लाइमेट चेंज होता है, ये वायरल हो जाती हैं ये चीज़ें कि आपका अब ये मौसम आजकल चेंज हो रहा है, सर्दियां आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, इस दफ़ा तो लेट हो गई। ये ज़ुकाम, नज़ला, बुखार ये क्यों हो जाता है? कैसे बचाया जाए खुद को? देखिए, एक तो चीज़ है, एक चीज़ होती है वायरल, ठीक है? एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जो चीज़ वायरल है वो तो ज़ाहिर-सी बात है एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है। डिपेंड करता है कि जो वायरस है वो किस किस्म का है, वो किस तरह स्प्रेड कर रहा है। जैसे कोरोना वायरस था, वो वायरस कोरोना की, आपको मैम सॉरी टू कट यू, अभी तक मुझे समझ नहीं है ये कोरोना में क्या था। मैंने जो इसका हुँ। निचोड़ निकाला वो ये साइकोलॉजिकली आपको हिट करता था, नहीं, कोरोना वायरस वाज़ अ या प्रॉपर वाकई में वायरस। ये हाथों पे ऐसे था, कोई टच हाथों में करते नहीं थे था, इट ऐसे, वाज़ कोई बेसिकली इट वाज़ स्प्रेडिंग। खांसता था? हाँ, बिल्कुल। तो हम अच्छा हर बीमारी का जो है ना एक रूट होता है स्प्रेड करने का, तो ये एक एयरबॉर्न रूट था। हम रिस्पायरेटरी जैसे हम कहते हैं ना, आप हाँ छींकते हैं तो इट्स इन द एयर, और फिर ये अगले इंसान को जो है ना उससे लग सकता है। ठीक है। तो बेसिकली इसका ये रूट हम इस पे कंसिडर कर रहे थे। तो कोरोना वायरस के अंदर तो यही चीज़ थी, इट वाज़ अ वायरस, इट वाज़ अ प्रॉपर वायरस, और जब आपकी बॉडी में ये एंटर हो जाता है तो डिफरेंट लोगों में डिफरेंट किस्म के सिम्पटम्स आए। इनिशियली हम इसको इतना अंडरस्टैंड नहीं कर सके। कुछ कंडीशंस में तो हमें यही पता था कि बस लंग्स में ही अफेक्ट करा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल होना शुरू हो गया, इम्यून मुझे सिस्टम भी बहुत हुआ ज़्यादा था डिक्रीज हो बिल्कुल। गया। कुछ हमें जर्नल सिम्टम्स उसके अब पता थे कि फिटीग है, बॉडी एक है, बहुत एक्सेसिव जो है ना सर में दर्द है कुछ लोगों की, कुछ लोगों को बहुत तेज़ फीवर था, कुछ को रिस्पायरेटरी सिम्टम्स बहुत वर्स हुए, कुछ को इतने सवेयर रिस्पायरेटरी सिम्टम्स नहीं हुए। मतलब मैं ठीक अगर है। अपने ही घर की बात करूँ तो आई वॉज अमंग दी इनिशियल पीपल जिनको कोविड हिट हुआ था, जो बिल्कुल शुरू शुरू के लोग थे। माई एंटायर फैमिली वॉज हैड कोविड, लेकिन मेरे सांस का मसला था, मुझे खांसी नहीं थी, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार नहीं था। सो पीपल प्रेजेंटेड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू हाउ उनका इम्यून सिस्टम ने उसे रिएक्ट किया, बट इट वॉज डेफिनेटली अ वायरस एंड वी होप कि ये एक नए फॉर्म में ना आए, और जो चीज़ हमने 2020 में देख ली वो कभी हमें दोबारा देखने को ना मिले।
कोरोना में आपने जब आपने जिक्र किया ना कि आपके घर में जो शुरू स्टार्ट में ही हुआ था, अभी आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि इस्लामाबाद में सबसे पहले 12 को सील किया गया था। वहाँ 5-6 केसेस निकले थे। उसके बाद शहजाद टाउन का आपने सुना होगा कि एक केस शहजाद टाउन में आया, तो शहजाद वो मैं था। ओके। अच्छा, ओके। अब वो क्या था कि मैं साइकिलिंग करता था, दोस्त यार के साथ हम्म घूमते साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन वैसे ही दोस्त ने कहा कि यार, अच्छा उन दिनों ना वो बड़ी मुश्किल से ये टेस्ट होते थे, बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम मीडिया से हैं तो हमारा वो एक पैनल था, वो NIH में है, तो हमने कहा चलो करवा लेते हैं, वैसे हैं तो हम ठीक। मैंने करवाया, मुझे कोरोना। अच्छा। मैं बड़ी मुश्किल से, मैं सामने ही रहता हूँ, तो इतनी मुश्किल से मैं घर तक गया हूँ खांस खांस के कि बस मैं खत्म हो गया। अच्छा। साइकोलॉजिकली हिट किया ना बिल्कुल कि ऐसा जैसे ही ही है। मैंने पॉजिटिव देखा तो बस फिर खांसी, हम्म फिर पूरी पूरी रात बैठ के मैं ना लेट सकता हूँ, लेटता तो यहाँ पर सीने में दर्द होती सीने थी। में दर्द, सांस रुकता था, तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकली ज्यादा हिट किया है। देखिए साइकोलॉजिकली ना हर चीज का इम्पैक्ट क्योंकि होता है। पहले तो देखे ना, मैंने जब तक वो पॉजिटिव नहीं देखा तो मैं तो ठीक था, एक दफा भी वो नहीं हो खांसा। सकता है कि अभी अभी बिगनिंग हो उस चीज की, और उसके बाद फिर वो विद द पेस्ट ऑफ टाइम की जैसे जैसे डेज आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे भी चीज अच्छा, जो है ना थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है, फिर एक टाइम आता है एक चीज पीक करती है, फिर उसके बाद वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक सो है। डिफरेंट बीमारियां डिफरेंट तरीके से ही अच्छा, ह्यूमंस को जो है वो रिएक्ट करती हैं। ठीक है। अब वही अपना सवाल हमारा वही रह गया कि ये जो नॉर्मल बेसिक बीमारियां हैं, ये हम्म। कैसे होती हैं और इनसे बचाव कैसे है? नज़ला, जुकाम, देखिए बुखार। पहली तो बात है कि हम एक चीज़ वही डिफाइन करते हैं कि आती हुई और जाते हुए जो ये मौसम होते हैं, इनकी जो मौसमों की तब्दीलियां होती हैं, ठीक इसके है। अंदर भी कुछ आपके जो जर्नल बैक्टीरियाज या वायरसेस होते हैं वो भी थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही अभी फॉर एग्जांपल ठंड आई, मैं जानती हूँ इंक्लूडिंग मी, आई स्टेड सिक फॉर लाइक 2 वीक्स कि हमें स्वेटर पहनने की आदत नहीं है, तो हाँ, ठंड के अंदर चले गए, मौसम तब्दील हुआ हुआ था, ठंड लग गई, जिसे हम यूजली डिफाइन कर रहे होते हैं। तो उसमें मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, तो प्लीज़ अपने आप को वार्म रखें, जो शानदा या फिर कोई और गर्म जो ड्रिंक वगैरह है उसका इस्तेमाल वगैरह करें। प्लस ये जो 5 टाइम वज़ू का जो एक इम्पैक्ट है, इसको आई रियली वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। वेरी गुड। जब आप अपना नेज़ल पैसेज और आप अपने आप को प्रॉपर वज़ू करते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे इन्फेक्शंस वगैरह को भी आप जो है वो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो आपको लगेंगे। एंड वी आर वेरी लकी कि जो मुसलमान हैं वो 5 टाइम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो अपनी एक जर्नल क्लीननेस फैक्टर को भी इन्वॉल्व करें, और दूसरा बदलते हुए मौसमों के अंदर स्पेशली थोड़े कॉन्शियस रहें कि आप अपने कपड़े और ये सारी चीज़ें। प्लस थोड़े कुछ एरियाज़ के अंदर इट्स लिटिल डिफिकल्ट, फॉर एग्जांपल लाहौर वगैरह में स्मॉग बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको पता है कि आप एलर्जिक हैं या एस्थमेटिक हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। और इफ़ यू आर यूजिंग योर मेडिकेशंस तो भी प्लस, एंड इफ़ यू आर नॉट वर्किंग देन यू कैन ऑलवेज गो टू अ पल्मोनोलॉजिस्ट एंड गेट देम चेंज्ड। फिर सवाल कि डॉक्टर का इंतखाब कैसे करें? कैसे पता लगे कि ये अच्छा डॉक्टर है? देखिए हर सॉरी, किसी आपकी का बात एक शुरू अपना होने से पहले आपको बताता हूँ। अच्छा। मुझे खांसी थी आज से कोई 10 साल पहले। जितने जिस जिस हॉस्पिटल जो हमारे इस्लामाबाद के हैं, जिसमें आप भी हैं, इन सब पे मैं गया, मैंने हर तरह की ट्रीटमेंट कराई, नहीं ठीक हुआ। फीसेस वगैरह तो सारी बहुत सारी दे दी, बहुत पैसे लग गए, तो फिर फ़ायदा क्या इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल। फिर मैं एक छोटे से क्लिनिक पे, सारी बात है आप सजेस्ट करती हैं उसके पास चले जाएं, वो उसके, तो एक छोटे से क्लिनिक पिंडी में भेजा मुझे। वहाँ मैं गया, उनको मैंने इतनी बड़ी फाइल अपनी दी, वो कहती है, वो डॉक्टर जो थी खातून, कहती है इतनी ज़्यादा। मैं कहा जी हर जगह से। कहती हैं ये आप कुछ यूज़ ना करें, आप पानी गर्म करें, उसमें पत्ती डालें और नमक डालें और गरारे करें। वो दिन है, आज का दिन है, मैं ठीक हूँ। पीछे तो पैसे सारे ज़ाया हो गए। देखिए बात असल में ये है कि जो मेडिसिन है ना, जब हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें चीज़ हमेशा इसी तरह से ही शुरू होती है। जैसे ठीक कि है, अगर आपके गले में दर्द है या कुछ है, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम मरीज़ को एकदम से एंटीबायोटिक दे दें। हम ठीक है, पहले उसको यही कहेंगे कि देखिए आपने ये 3-4 चीज़ें करनी है। अगर आपको बुखार है तो आप पहले पैनाडोल का इस्तेमाल करें, उसके बाद या फिर कोई और पैरासिटामोल वगैरह, और उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करें, आप नमक वाले पानी के गरारे करें। मैं आपको एक ठीक, जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपके गले में दर्द है तो आप ठीक, नमक वाले पानी की गरारी भी करें, आप साथ गर्म चीज़ों का भी इस्तेमाल वगैरह करें। हम हमेशा प्रिकॉशन मरीज़ को पूरी डिटेल में ही एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मरीज़ अक्सर औक़ात बीच में से आधी चीज़ें रेडिकेट कर देते हैं ऐसे और ही है। आधी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते होते हैं। सो एज़ अ गुड डॉक्टर, एज़ अ प्राइमरी डॉक्टर के तौर के ऊपर तो हमेशा पहली
फर्स्ट एक स्टेज होती है, पहली चीज़ एक दी जाती है, उसके बाद अगर वो काम ना करे फिर दूसरी चीज़ जाती है, फिर दूसरी ना करे तो तीसरी दी जाती ठीक है। हो गया। तो मरीज़ों की भी एक जनरल आदत है जो हमने देखी है, बिकॉज़ वर्किंग इन लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर, कि वो अगर पहली चीज़ से उनको फ़ायदा ना पहुँचे तो रादर देन कमिंग टू द सेम डॉक्टर वो किसी और डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब वो डॉक्टर उन्हें पहले से उनको पता होता है कि वो उन्होंने पहली चीज़ क्या इस्तेमाल की है, तो वो फिर उनको अगर तो डायग्नोसिस फॉर्मूलाज डिफरेंट ना हो वगैरह, हाँ। तो वो उनको दूसरी चीज़ पे शिफ्ट कर देता है। अगर वो दूसरी चीज़ ना काम करे तो वो तीसरी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट एटलीस्ट ट्राई टू स्टिक टू अ डॉक्टर। अगर आप एक डॉक्टर को स्टिक करेंगे तो वो आपको जानता होगा, वो आपका इलाज सही तरीके से करेगा, उसको पता है पहली चीज़ क्या देनी है, अगर ये काम ना करे तो दूसरी चीज़, या दूसरी चीज़ नहीं तीसरी चीज़। कहते हैं ना कि एक डॉक्टर हमेशा एक रखें, एक मैकेनिक हमेशा एक रखना चाहिए। एक और भी हम्म, चीज़ थी, हम्म, वो भी कहते हैं ये हमेशा एक रखना चाहिए। हम्म, अच्छा, दांतों पे थोड़ा सा आ जाएं। अच्छा। दांत आजकल, वो भी पहले बुढ़ापे में गिरते थे। कंपैरिजन आप बार बार कहेंगे ये बुढ़ापे और जवानी का, आजकल है ना, ये बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। हर छोटे बच्चे में मैं देखता हूँ, मेरे अपने भांजे भतीजे हैं, वो मोबाइल उनकी जिंदगी में से निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी रह गई है। अच्छा, इसमें से वालिदैन का भी काफी ज्यादा रोल है। मोबाइल वगैरह इस्तेमाल नहीं, करने में। बच्चों की तरबियत पहले ज्यादा होती थी। अब अगर बच्चा पहले रोता था, हम्म, माँ उठा लेती थी, चुप हम्म, करा देती थी। अब अगर बच्चा रोता है तो मोबाइल दे देती थी। इस अब यहाँ पर मसला क्या है, वालिदैन सुस्त हो गए हैं या बच्चे ज्यादा शरारती हो गए हैं? देखिए, बच्चे ना शरारती हुए वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें तब्दील करनी पड़ती हैं। हम एक सी चीज़ पे नहीं रह सकते। अगर आप अपनी दादी से पूछें तो उनको गिला होगा कि आपकी अम्मा ने कैसे आपको ट्रेन किया। अगर आप अपनी अम्मा से पूछे तो उन्हें गिला है कि आपकी वाइफ आपके बच्चों को कैसे ट्रेन कर रही है। तो हाँ, ये एक चीज़ है जो कि शायद चलती जा रही है। तो विद द चेंजिंग जनरेशन हमें भी कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें शायद ये भी सीखना चाहिए कि हर चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से है। सो आई थिंक एज अ जनरेशन, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर गई है कि वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल इवॉल्विंग। हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, हमें पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो 2020 में जब कोविड आया तो हमने देखा कि जो बच्चे उस दौरान में अपने जैसे 3 से 4 या इस एज ग्रुप्स में थे, उनका सोशल इंट्रैक्शन बहुत कम हो गया। तो ऐसे बच्चों में हमने ऑटिज्म बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। कि उनको इंटरेक्ट नहीं करना आता था लोगों से, वो हर वक्त स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा था, वो घर में रहते थे, दे वर ऑलवेज लुकिंग एट देयर फोन्स और देयर टीवी चैनल्स। सो ये एक चीज़ है जो हमें एज अ जनरेशन हमने लर्न की कि बहुत जी, ज़्यादा स्क्रीन टाइम्स या बहुत ज़्यादा बच्चों का सोशल इंट्रैक्शन कम कर देता है। जहाँ पे यही सोशल मीडिया बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट उसने कर दी है। मतलब मैं देखती हूँ कि माई नेफ्यूज़ एंड माई नीस वगैरह, जिस उम्र में हम लोगों को शायद थोड़ी बहुत आता था, सही एबीसी बात आती है। थी, हाँ, अब वो पूरे पूरे अंग्रेजी के टर्म्स आपके बोलते हैं, पूरी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज पे उनको बहुत अच्छा कमांड है, तो ये उसका बहुत बड़ा प्रो फैक्टर है। लेकिन अगर वो इससे आप अच्छी तरीके से के लिए इस्तेमाल करें तो फ़ायदा भी है, नुकसान ये है। अगेन द सेम थिंग, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो एज अ जनरेशन वी आर लर्निंग कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है। बट आई थिंक कि पेरेंट्स की गलती नहीं है। दे आर ऑल्सो अ न्यूअर जनरेशन, so they're also learning how to evolve with the changing things. ठीक हो गया। गैस्ट्रिक का तो आपने बता दिया, साथ जॉ लाइन, सॉरी, लॉक, ये क्यों हो जाता है? मैं सबसे ज्यादा आपसे ना अपनी बीमारियां डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये जो इस दो तरह की तीन दिन से हो रहा है। जॉ लॉक हो रहा है आपको, हम्म, मैं आपको अगर सच बताऊं ना तो ये थोड़ा सा ना डेंटिस्ट वाली चीज़ों पे एसोसिएट होता है, एंड आई कुडंट हाँ, रियली तो उधर जाऊं? गैदर। हाँ, आप उसको चेक उसके करा पास, सकते उसके हैं। लिए टाइम नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं डेंटल को बुलाऊं यहाँ? तो मैं अगर यहाँ पे प्रमोशन बहुत अच्छी कर सकती हूँ अपने हॉस्पिटल की, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होती हैं। अच्छा, सो यू कैन ऑलवेज सी ऑनलाइन कंसल्टेशन, उसकी वीडियो कॉल होती है, दे आर गोना वीडियो कॉल यू एंड यू कैन अच्छा। गेट एन ऑनलाइन जो कंसल्टेशन। दवाइयाँ वगैरह हैं वो तो हम लेते हैं मेडिकल की, हम्म, लेकिन ये जो रेमेडीज होती हैं पुराने दौर की, जो जुबैदा आपा वगैरह हमें बताती थी, वो भी क्या चीज़ें क्या इफ़ेक्ट करती हैं बीमारियों पे? देखिए, कुछ चीज़ों पे फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एक मरीज़ आता था तो हुँ, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रीवियसली, तो हम हमेशा एक सवाल करते हैं एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री कि कोई हकीमी दवाइयाँ तो आपने इस्तेमाल नहीं हाँ, की हैं। बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि उन हकीमी दवाइयों में कौन से हर्ब्स इस्तेमाल हुए हुए हैं। हम पूछने की कोशिश करते हैं बिकॉज हर हकीमी दवाई का कोई ना कोई इम्पैक्ट तो है, या तो वो जी, जिगर पे या मैदे पे या कहीं और ना हाँ, कुछ तो हो रहा है। सो वी डू आस्क बिकॉज कभी कभार हमें लगता है कि ये हकीमी दवाइयाँ तो कॉज ऑफ डिजीज़ नहीं है, या ये हकीमी दवाई
या तो हमारी दी हुई ट्रीटमेंट से हिंडर नहीं करेगी। लेकिन जहाँ आप जर्नल टोटकों की बात करें तो डिपेंड करता है कि वो टोटका का क्या, किस किस्म का टोटका आपने लिया। अगर तो आपको नहीं पता कि आपने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए और आप एक हकीम के पास गए और आपने कोई पंसार की दुकान से उनकी दी हुई छोटी बड़ी हर्ब्स मिक्स की एंड यू हैड इट, तो मे बी दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन अगर आपने खुद से, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि जो जर्नल जुबैदा आपा के टोटके कि गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हनी डाल के या नमक डाल के दिन में आप पिएँ, तो वो एक कोई, इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। हम ऐसा डॉक्टर भी कभी कभार इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और हम भी डॉक्टर्स भी थोड़ा बहुत एलोपैथी और होम्योपैथी को कंबाइन भी करते हैं। लेकिन ये जर्नल चीज़ें, जैसे कि हमें कुछ चीज़ों के फ़ायदे तो पता ही हैं, हम जब फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इस फ्रूट का ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा है, आप इसको डाइट में इंक्लूड करें। डायबिटिक पेशेंट्स को हम बताते हैं कि ये फ्रूट आपके लिए अच्छा है, आप इस चीज़ को अवॉइड कर लें। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जिंजर की क्या क्वालिटी है, अदरक है, लहसुन है, इनके अंदर ये कैसे एंटी कार्सिनोजेनिक हैं। तो हमें ये चीज़ें मालूम हैं, और अगर मरीज़ उसको अपने लिए कुछ इस्तेमाल कर रहा है तो दैट्स ओके। बट इफ़ लाइक यू नो दे आर क्रिएटिंग समथिंग, ऐसा मिक्स करके कोई हर्बल चीज़ें इसमें ऐड करके कर रहे हैं जो कि शायद आपके जिस्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ जाए, या वो ऐसी क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो उल्टा आपके जिस्म को नुकसान दे रहा है, तो फिर हम ज़रूर उनसे पूछते हैं कि प्लीज़ यू नो अगर आप हमारी एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं तो हमें बताएं ज़रूर कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि वी कैन गाइड यू बेटर कि ये सही भी है कि नहीं। ठीक है। अब बड़ा अहम सवाल है आजकल के दौर के मुताबिक। जब हम छोटे होते थे तो हम 8 बजे सो जाते थे। अब मैं भी सो जाती हूँ 8 बजे। 8 बजे सो जाती थी? मैं मतलब क्या आप इतनी पुरानी है मैं या आपकी आदत है इतनी मेरी अच्छी है? आदत है। मेरी आदत है, मैं भी 8 बहुत बजे सो अच्छी जाती आदत। हूँ। अब क्या ये इसको उल्टा कर लें? नहीं सोते आजकल के बच्चे। अब हम तो चलें, अब जाहिर बात है उम्र के उस हिस्से में एंटर हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जल्दी सोने की कोशिश करते हैं। जाहिर बात है सुबह ऑफिस आना होता है, लेकिन कॉलेज स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं वो पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। क्या मसले हैं इनके साथ? देखिए मैं आपको फिर से वही वाली बात कहूँगी कि एक तो ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है ज़िंदगी, बहुत ठीक सारे है। फैक्टर्स हो गए हैं जो इन्वॉल्व हो गए हैं हमारे पास। वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू नाउ, बहुत कुछ है हमारे पास बहुत कुछ करने है। के लिए। मोबाइल। आप एक सिंपल मोबाइल ही पकड़ें, हाँ। आप वो टिकटॉक या इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल करना शुरू हाँ। करें तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे कहाँ गुजरेंगे आपको पता ही नहीं पता भी नहीं चलेगा। चलेगा। वो इतना एडिक्टिव है आपके लिए, आपको हर वीडियो में आप 5-5 सेकंड करते करते भी हर वीडियो में आपको एक नई चीज़ दिखाई देगी। हाँ। सो आई थिंक कि देयर इज टू मच अवेलेबल टू डू। पहले हाँ। ज़मानों के अंदर जहाँ पे आपको पता था टीवी ही नहीं है, कोई वीसीआर है या लाइट कोई इस तरह जाती की थी, चीज़ है, मोमबत्ती लगाते थे लाइट हम। चली गई है। सो हाँ। इसी ये वाली चीज़ें ना आपको यू नो इट कॉस्ट बोर्डम मे बी एंड यू हाँ। गुड स्लीप अर्ली। बिल्कुल। तो वो आदत अच्छी थी। अब पेरेंट्स को भी पता है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल टू डू, बहुत कुछ है करने के लिए। एक तो ओवरऑल भी एजुकेशन वाइज ही मुझे लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई एजुकेशन लेवल में भी। अब अगर आप छोटी क्लासेस को भी देखें तो उनको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो हमारे लेवल पे 6-7 ग्रेड में पढ़ाई जा रही थी। सो मे बी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, देयर आर सम रीजंस जो कि वैलिड हैं जिनकी वजह से शायद बच्चे थोड़ी देर तक जाग रहे हैं, एंड देन देयर आर रीजंस जिसको हम कहते हैं अनअवॉइडेबल किस्म की हुई हुई हैं, जैसे कि सोशल मीडिया और अदर फैक्टर्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर देम। आप खुद डॉक्टर हैं, जब आप बीमार होती हैं तो आप क्या करती हैं? डॉक्टर के पास जाती हैं फर्दर या खुद ही अपना इलाज खुद करती हैं? I always like to say one thing on a very lighter note कि हाँ। doctors are the worst patients. They are the worst हाँ। patients because ज़ाहिर बात है उनको ज्यादा चीजों को पता होता है ना, नहीं I तो think उतनी वो कॉन्शियस होते हैं। वो शायद रोते बहुत ज़्यादा है इस मामले पे। अच्छा। I fall in that category कि अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग तो मैं बहुत अच्छी मरीज़ हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल उनको तंग नहीं करती, बिकॉज आई नो कि क्या करना है। हाँ। लेकिन ये है कि with my friends and other people around me, they you know रोला डाल कज़ा देती वो है। बहुत ज़्यादा बिकॉज हमें लगता है कि हमें वो सारा वर्स्ट पता होता है, तो वी आर लाइक अच्छा ये हो गया है, आपको है। नहीं ये हो गया है तो इसका मतलब है कि यू नो आई एम गोइंग टू डाई, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मी। लेकिन आई थिंक एज अ डॉक्टर वी आर अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, और थोड़ा आसान हो जाता है। एंड एक फ़ायदा जो डॉक्टर होने का या फिर डॉक्टर इन फैमिली होने का वो ये होता है कि आपके डॉक्टर दोस्त होते हैं, तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाती है और वो आपको इलाज कर देते हैं बहुत सारा अच्छा। सो आपको कभी भी किसी भी टाइम कोई प्रॉब्लम हो आप उनको मैसेज करते हैं तो वो आसान हो जाता है। कैसी है ये फील्ड? अब सब प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं, बहुत अच्छी है, आपने सारे सवालों के बड़े खूबसूरती से जवाब दिए। कैसी है ये फील्ड? इसमें आप इंजॉय करते हैं? कुछ कभी बाज़ दफ़ा फील होता होगा पेशेंट्स को डील करते हुए ज़हन में क्या आता है? इंजॉय करते हैं, उनको देख के दुख होता है, फिर उस दुख को लेके घर तक चली जाती हैं आपके, यार ये क्यों ऐसे?
क्या देखिए होता है? मैं हमेशा एक बात करती हूँ फॉर द यंगर जनरेशन एज वेल, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर कत आते हैं जो प्री MBBS करना चाह रहे होते हैं कि क्या करें, बहुत उनको डिप्रेशन होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई रियली वांट टू ऐड टू दिस कि जो बच्चे प्री मेडिकल के हैं बहुत कंपटीशन हो गया है, हर कोई MBBS नहीं कर सकता पाकिस्तान में रहते हुए स्पेशली। बाहर तो खैर बिल्कुल ही पॉसिबल है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए भी क्यों नहीं कर सकता? बहुत हाई परसेंटेजेस हैं। देखिए अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में आ रहे हैं तो गवर्नमेंट में तो द परसेंटेजेस आर एक्सट्रीमली हाई, आपको मेरिट बहुत हाई मेरिट है उसका। ठीक है। मेरे ज़माने में फिर भी आई थिंक, मैं इतनी पूरी बूढ़ी नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आई थिंक कि मेरे टाइम तक थोड़ा फिर भी मेरिट अंडरस्टैंडेबल था, इवन दो उस टाइम पे हमने भी बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है। लेकिन अब मेरिट्स आर वेरी वेरी हाई, यू नीड टू बी वेरी ब्रिलियंट इन ऑर्डर टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो आपका फंडेड होगा। अगर आप ठीक है। प्राइवेट जा रहे हैं तो प्राइवेट इज प्रिटी एक्सपेंसिव एंड अच्छा। आई थिंक इट्स too expensive. So somebody who's really wants to become a doctor, उसको ये भी देखना चाहिए कि जिंदगी MBBS तक खाली नहीं है। ठीक है। MBBS सिर्फ एक पहाड़ है जो आपने तय किया है, उसके बाद बहुत सारी और मंजिलें हैं। ये वही अच्छा। वाली फोटो है जिसके अंदर आप देखते हो कि एक पहाड़ तय करने के बाद ऊपर माउंट एवरेस्ट है और उसके अगला और भी उससे ऊंचा है। क्या सो मंजिलें हैं? देखिए बहुत कुछ है। आपने सिर्फ MBBS करने के बाद यू जस्ट अ डॉक्टर, देन देयर अदर, आपने इसके आगे क्या करना है, आपने स्पेशलाइज कैसे करना है, अगर आपने फॉरेन जाना है, हर चीज़ के लिए एक इम्तिहान है। आपने वो आपने पहाड़, ये सारे मराहिल तय कर लिए? मैं उन मराहिलों के दरमियान में हूँ। आई एम स्टिल क्लाइंबिंग दोस माउंटेन्स एंड देयर आर सो मेनी माउंटेन्स कि आई थिंक जब कोई रोना शुरू करता है बच्चा कि मेरा MBBS में एडमिशन नहीं ये हुआ, मैंने तो क्या कर दिया मैं है? कहती हूँ प्लीज 2 नफल अदा कर लो कि दोबारा MBBS में पीछे तो एडमिशन मुड़ नहीं के हुआ। नहीं देखती कि मैं पीछे चली जाऊं। मेरा असल में अगर आपको मैं सच बताऊं तो हाँ। मेरे तो फादर बिल्कुल नहीं चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, एंड वो कहते अच्छा। थे कि बहुत हेक्टिक फील्ड है, लेकिन ये मेरी मदर की ख्वाहिश थी कि मेरी एक बच्ची डॉक्टर बने। तो मैंने कहा कि बस बचपन से बहुत ज़्यादा वो रोर पिट के मैंने कहा मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अच्छा, आपने भी बनना था या डॉक्टर? आई वर्क रियली हार्ड फॉर दैट, रियली हाँ। हार्ड फॉर दैट। और जब डॉक्टर मतलब MBBS में एडमिशन हो गया तो रियलाइज हुआ कि अब तो किसी के सामने रो भी नहीं सकती कि है ये ना? कितना मुश्किल है। अच्छा। और अभी भी शायद नहीं रो सकती बिकॉज वो मुझे देख के ये कहते हैं खुद ही चूज डॉक्टर किया था। तो मैं मना भी किया था कुछ आसान चूज कर लो। हाँ। तो लेकिन ये जहाँ तक आपने बात मुझसे पूछी कि किस तरह की फीलिंग होती है, ऑल आई वुड से इज कि आप बहुत थकते हैं। मैंने हाँ। 32 आवर्स की कॉल भी की हुई है। बिल्कुल सो ऐसे ही। 32 आवर्स व्हेन यू आर इन द हॉस्पिटल आप सोते भी नहीं हो। और अक्सर का जब आपका टाइम डिवाइड, व्हेन आई वाज डूइंग हाउस जॉब, तो आपका टाइम डिवाइड होता था कि अभी तुम 2 घंटे सो जाओ तो मैं अब 2 घंटे सोता हूँ। पर जैसे ही हल्का सा भी मरीज का दरवाजा खटकता था कि अच्छा ओ माय गॉड पेशेंट नीड्स यू, आप फौरन चौंक के जाते हैं, यू ट्राई टू हेल्प देम, क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जब आप बीमारियां पड़ते हैं। पहली चीज़ जो आपको होता है कि आप अल्लाह के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। आपको यकीन हो जाता है कि एक छोटा सा क्लॉट इन योर ब्लड वेसल एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ अ हार्ट अटैक। तो आप कितने अल्लाह के कितना शुक्र अदा करें वो कम है। दूसरी चीज़ जो मुझे फील होती थी वो यही थी कि इट्स आप एक मरीज की जान आपके हाथ में होती है। तो कहते हैं ना खुदा के बाद दूसरा जो है ना वो मसीहा इंसान की दुनिया में वो अस्पताल में एक डॉक्टर ही है। सो ही इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू सेव समवन, सो इट्स वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी रिवॉर्डिंग। लेकिन डेथ्स होती हैं, मरीज आपको लड़ते भी हैं, पाकिस्तान में तो मारे भी खाते हैं डॉक्टर, लेकिन वो एक ही मरीज की दुआ हमारे लिए काफी होती है। मसीहा से मुझे एक बात याद आ गई कि ये मेरा बिलीव है इस बात पे कि मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में आजकल जो हालात चल रहे हैं ना उरूज, उसमें क्या है कि हम बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं। आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, मैं भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। अब यहाँ से निकलेंगे, आप अपनी फैमिली के साथ बैठेंगी, मैं दोस्तों किसी की कोई परेशानी होगी, बातें अच्छी कर लेंगे। एहसास जो है ना वो नहीं होगा, वो बहुत कम है। ठीक है। अब इसका निचोड़ मैंने ये निकाला है कि वक्त के साथ साथ मुझे ये चीज़ नजर आती रही है कि एक तो अल्लाह है, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर उसके बाद अगर इंसानों की तरफ आते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स हैं। वक्त के साथ साथ शुरू में मुझे सिर्फ लगता था सिर्फ पेरेंट्स हैं, उनके अलावा किसी में कोई आपका एहसास नहीं करता। फिर जब मैं ये 12वीं जमात तक आया ना, तो मुझे एक और हस्ती है जो फील हुई, वो हुई टीचर्स। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली कि अगर वालिदैन के बाद कोई हस्ती ऐसी है जो आपको ना बिल्कुल अपना समझ के आपको फील करती है, आपकी तकलीफ को भी, आपकी खुशी, आपकी कामयाबी को, वो है टीचर्स। बिल्कुल। फिर थोड़ा सा जब अरसा गुजरा, फिर मुझे सैलाब आया था बिल्कुल पेशावर के पास, और जलजला आया था। जलजले में मेरे जो चाचू थे, वो अंकल मेरे मोटरवे में थे, तो मैं तो छोटा था,
चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी। मैं सिर्फ वो हेलीकॉप्टर में ना फेरा लगाने के लिए उनके साथ, अच्छा। वो अब ज़ाहिर बात है अपने हुँ, उसमें खिदमत खल हुँ, के चक्कर में जा रहे थे, लेकिन मैं कहा मैं हेलीकॉप्टर हुँ, में जाऊँगा। हुँ, मैं वहाँ जाता था, वहाँ आप लोगों की टीम और डॉक्टर्स को मैं देखता था, चीखें हुँ, मारती थी वो कि जल्दी करो हेलीकॉप्टर में बिठाओ, बारिश हो रही थी तो हुँ, अपने वो कोट उतार उतार के डेड सही बॉडीज है। की। मैं वहां पर हुँ, सोचा कि अच्छा ये भी एक हस्ती है। हुँ, अगर वालिदैन हैं और टीचर्स हैं, उसके बाद अगर कोई हस्ती है तो डॉक्टर्स हैं। सही है। बहुत आप लोग फील करते हैं, आप लोग हुँ, बड़ा एहसास है आप लोगों के अंदर। अल्लाह आप हुँ, लोगों के अंदर ये एहसास कायम रखे। आमीन, और आमीन। होगा, जाहिर बात है साइकोलॉजिकली आपका हुँ, जहन बना हुआ है ना कि आप हुँ, डॉक्टर हैं। हुँ, आप डॉक्टर अल्लाह ने बनाया, आपने मेहनत की, आपने दूसरे की जान बचानी है, हुँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली फिर आपके डेफ़िनिटली। साइकोलॉजिकली आप ख्याल रखेंगे। हुँ, जाते जाते हुँ, एक ऐसा कोई कंक्लूड करें इन सारे किस्से को, जितनी हमने रुदादें छेड़ी, कोई ऐसा मैसेज दें जिसमें सारी बीमारियां कोई खाने पीने के हवाले से बता दें कि हुँ। ये चीज़ें खाएं, ये ना खाएं, वर्जिश करें, और बस फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। देखिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग आजकल बड़ा लोगों को ये फील होता है कि बस मैंने तो मर जाना है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बड़ा लोगों को इम्पोर्टेंटली एक बात करती हूँ अच्छा। कि आप जो है ना एक औरत हो या फिर जो भी शख्स हो, आपको शायद अपनी वर्थ और वैल्यू इतनी मालूम नहीं होगी, लेकिन आप लिटरली जान होते हैं एक पूरी फैमिली की और अपने दोस्तों की, और आपके इतने बिल्कुल। रिश्ते हैं जिसमें आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सो अगर आप अपनी सेक के लिए ना करें तो आप उनकी सेक के लिए कर लें। हाँ। एंड द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग फॉर एवरीवन इज़ गोइंग टू बी कि अपनी जो ग़िज़ा है प्लीज़ उसको जो है ना दोबारा से कंसिडर करें कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं। नॉर्मल अमाउंट के अंदर खाना शुरू करें। अपनी जो तीनों दिन के मील्स हैं उनको देखें कि आप बहुत दबाए खाना तो नहीं खा रहे हैं। वर्जिश को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और प्लस अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ख्याल रखें। चाहे उसमें आपके दोस्तों अकारिब भी आपको असिस्ट करना शुरू कर दें। और एक और चीज़, हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है उसको बिलीव मत कर लें। शायद लोग उतने खुश नहीं हैं जितने आपको सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई और दे आपकी रहे हैं। ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितनी आपको लग रही है। सबसे पहली चीज़ जो पहले बोलनी चाहिए थी लेकिन एक आखिर में बोलूँगी कि अल्लाह पे यकीन रखें। वेरी। आप जहाँ पे भी हैं यूर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी इन योर लाइफ, और आप बस अल्लाह ताला पे यकीन रखें, सब बेहतर ही होगा। बहुत शुक्रिया रूज। थैंक यू मुकद्दर सो हमको मच। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।